स्वागत है। आज हम पैसा संभालने के एक ऐसे तरीके पे बात करेंगे जो शायद आपने पहले ना सुना हो। ये रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के आइडियाज पर आधारित है, जिसका सार हमारे पास है। ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक आज़ादी तो चाहते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा कंजूसी या फिर जो मुश्किल लगने वाली योजनाएं होती है ना, उनसे बचना चाहते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि भाई पैसा बनाना है तो हर छोटी चीज़ पर कटौती करो, अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ दो। पर आज हम जिस नजरिए पर बात कर रहे हैं वो इस सोच से थोड़ा अलग है। यहां मेन आइडिया यह है कि अमीर बनना शायद उतना त्याग के बारे में नहीं है जितना कि स्मार्ट सिस्टम बनाने और सोच समझकर सचेत होकर चुनाव करने के बारे में है। ये उस पुरानी सलाह से कैसे अलग है जहां कहा जाता है कि हर कॉफी का हिसाब रखो? बिल्कुल, यहाँ नजरिया काफी अलग है। बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी जीत यानी बिग विन्स पर फोकस करने की है। इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जिनका आपकी आर्थिक स्थिति पर वाकई बड़ा असर पड़ता है, जैसे बेकार की फीस से बचना, सही जगह इन्वेस्ट करना या अपनी इनकम बढ़ाना। और ये सब करते हुए, भविष्य को सिक्योर करते हुए, आज एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए ऑटोमेशन यानी स्वचालित सिस्टम्स का इस्तेमाल करना। किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 हफ्ते का कार्यक्रम दिया गया है। वो हमें आज की बातचीत में गाइड करेगा। ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड है अपने फाइनेंस को सही दिशा देने के लिए, बिना अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल बनाए। ठीक है, तो चलिए इस 6 हफ्ते का सफर को समझते हैं। ये वाकई एक अच्छा फ्रेमवर्क लग रहा है। पहले हफ्ते से शुरू करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का सही इस्तेमाल। लेकिन एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है, खासकर जो युवा हैं, कि क्रेडिट कार्ड कहीं सिर्फ कर्ज का जाल तो नहीं है, इनसे दोस्ती कैसे की जाए? बजाय इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना सीखें। पहला हफ्ते इसी पर है। इसका मतलब है बिल का पेमेंट हमेशा पूरा और टाइम पर करना, ताकि ब्याज और लेट फीस से बचा जा सके। फिर अपने खर्च करने के पैटर्न के हिसाब से सही कार्ड चुनना, ताकि रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक का फायदा मिले। और सबसे जरूरी, उन छिपी हुई फीस जैसे एनुअल फीस, ओवर लिमिट फीस, इनसे बचना या इन्हें कम करवाना। ये क्यों मायने रखता है इतना, क्रेडिट स्कोर के अलावा? देखिए, क्रेडिट स्कोर तो है ही महत्वपूर्ण। भारत में टाइम पर पेमेंट आपके सिबिल स्कोर को मजबूत बनाता है। अच्छा स्कोर भविष्य में लोन जैसे होम लोन या कार लोन लेने में बहुत मदद करता है। बेहतर ब्याज दरें मिल सकती हैं। दूसरा, ये छोटी छोटी लगने वाली फीसें है ना, अगर हर महीने लगती रहें तो साल के अंत तक एक ठीक ठाक रकम बन जाती है। सोचिए, अगर हर महीने सिर्फ 500 भी लेट फीस या ब्याज में जा रहे हैं तो साल का 6,000 रुपये हो गया। तो समझदारी से यूज करके आप एक जो कर्ज का जाल हो सकता है उसे एक सुविधा देने वाले टूल में बदल सकते हैं। ये डर से कंट्रोल की तरफ एक शिफ्ट है। यानी क्रेडिट कार्ड को दुश्मन नहीं बल्कि एक स्मार्ट टूल की तरह देखना है अगर हम डिसिप्लिन हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर, बैंकों को मात देना। इसका क्या मतलब है? क्या हमें बैंकों से लड़ाई करनी है? हाँ, नहीं, मार्क देना का मतलब लड़ना नहीं है। मतलब है अपने लिए बेहतर चुनना। कई लोग सालों तक एक ही बैंक अकाउंट से जुड़े रहते हैं, भले ही उन्हें वहां अच्छी ब्याज दरें ना मिल रही हो या उनसे कई तरह की फीस ली जा रही हो, जैसे मिनिमम बैलेंस चार्ज, एटीएम विड्रॉल चार्ज वगैरह वगैरह। तो दूसरा हफ्ता कहता है ऐसे बैंक चुनो जो आपको बेहतर सुविधाएं और दरें दें। हाँ, पर बैंक बदलना थोड़ा झंझट का काम लगता है, शायद इसीलिए लोग टालते रहते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो बड़ी जीत वाला प्रिंसिपल फिर से आता है। बैंक बदलने में एक बार की मेहनत लग सकती है, पर इसके फायदे लंबे समय तक मिलते हैं। आजकल कई नए प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो सेविंग्स अकाउंट पर बेहतर ब्याज दरें दे रहे हैं। कुछ बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट या कम फीस वाले ऑप्शन भी देते हैं। सोचिए, अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट में पैसा बस पड़ा है और उस पर बहुत कम ब्याज मिल रहा है, जबकि कहीं और आपको 2-3% ज्यादा मिल सकता है, तो लंबे समय में ये एक बड़ा फर्क डालता है। इसी तरह हर महीने लगने वाली छोटी छोटी फीस से बचकर भी आप काफी पैसा बचा सकते हैं। पॉइंट ये है कि ऐसा फाइनेंशियल पार्टनर चुने जो आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करे, न कि उसे धीरे धीरे कम करता जाए। ये तो सोचने वाली बात है। सही में छोटी लगने वाली चीजें बड़ा फर्क डाल सकती हैं। अच्छा, और यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि अब हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जा रहे हैं। हफ्ता 3 निवेश शुरू करना। कई लोगों के लिए तो निवेश शब्द ही डरावना होता है। हाँ, और तीसरा हफ्ता इसी डर को हटाने के लिए है। रामित सेठी का जोर इस बात पर है कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
या सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। इसे सिंपल और ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। वो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं और इसे ऑटोमेट करने पे जोर देते हैं। मतलब हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना। ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और ये कम लागत वाले क्यों बेहतर है? और ये कंपाउंडिंग का जादू ये असल में काम कैसे करता है? अच्छे सवाल हैं। देखिए, इंडेक्स फंड्स को ऐसे समझे, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां हैं, है ना? सबके बारे में जानना चुनना मुश्किल है। इंडेक्स एक तरह से बाजार का एवरेज दिखाता है। जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, ये टॉप 50 या 30 कंपनियों का हाल बताते हैं। इंडेक्स फंड का काम बस इतना है कि वो उस इंडेक्स की नकल करता है, मतलब उन्हीं कंपनियों में उसी रेशो में पैसा लगाता है। क्योंकि इसमें कोई मैनेजर बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर स्टॉक नहीं चुन रहा होता, इनकी मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। इसीलिए कम लागत। नए लोगों के लिए ये अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मतलब आपका पैसा कई कंपनियों में बट गया और आप पूरे बाजार की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, और कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग हाँ, इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 10% सालाना रिटर्न मिला। साल के अंत में आपके पास हुए 110 रुपए। अगले साल आपको 110 रुपए पर 10% रिटर्न मिलेगा, यानी 11 रुपए। अब आपके पास 121 रुपए हो गए। तीसरे साल 121 रुपए पर 10% मिलेगा। देख रहे, आपका कमाया हुआ ब्याज भी अब ब्याज कमा रहा है। समय के साथ ये अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, खासकर अगर आप जल्दी शुरू करें और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें। यही है कंपाउंडिंग का जादू। और स्वचालन मतलब ऑटोमेशन इसमें कैसे मदद करता है? ऑटोमेशन ये पक्का करता है कि आप इमोशंस में बहकर या बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर इन्वेस्टमेंट रोक ना दें। आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे SIP के जरिए आपके चुने हुए इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में चला जाए। इससे डिसिप्लिन बना रहता है और आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता। भारत में रिटायरमेंट के लिए भी अच्छे ऑटोमेटेड ऑप्शंस है, जैसे PPF है जिसमें गारंटीड रिटर्न और टैक्स बचत है, NPS है नेशनल पेंशन सिस्टम जो मार्केट से जुड़ा है और टैक्स बचाता है, या ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें 3 साल का लॉक इन और टैक्स बचत मिलती है। ये सब लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के तरीके हैं, कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं। वाह, ये तो निवेश को काफी सिंपल और एक्सेसिबल बना देता है। चलिए अब चौथे हफ्ते पर चलते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सचेत खर्च यानी कॉन्शियस स्पेंडिंग। ये ट्रेडिशनल बजटिंग से कैसे अलग है? ये पारंपरिक बजटिंग से बिल्कुल उलट है। बजटिंग में अक्सर हर रुपए का हिसाब रखने और खर्चों पर कंट्रोल करने पर जोर होता है, जिससे कई बार घुटन सी महसूस होती है। सचेत खर्च योजना कहती है, पहले अपने पैसे को जरूरी चीजों के लिए ऑटोमेटिकली अलग कर दो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बिल पेमेंट। इसके बाद जो पैसा बचता है उसे उन चीजों पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करो जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है। तो मतलब पहले बचत और निवेश, फिर बाकी खर्च। लेकिन क्या इससे लोग फिजूल खर्ची नहीं करने लगेंगे? यहीं पर रामित सेठी का वो फेमस कोट आता है, उन चीजों पर खुलकर खर्च करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, उन चीजों पर बेरहमी से लागत में कटौती करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि आपको पहले ये तय करना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। शायद आपको घूमना पसंद है तो आप ट्रैवल पर ज्यादा खर्च करें, लेकिन आपको ब्रांडेड कपड़ों का शौक नहीं तो उस पर कटौती करें। या शायद दोस्तों के साथ बाहर खाना पसंद है पर महंगे केबल टीवी सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं लगते। ये आपको अपने खर्च को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करने के लिए पुश करता है। जब आपको पता है कि आपकी फ्यूचर गोल्स यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखा जा रहा है, तो आप प्रेजेंट में अपने पसंद की चीजों पर बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन के बजाय इंटेंशन के बारे में है। ये तो माइंडसेट बदलने वाली बात है। पैसे को डर या गिल्ट से नहीं बल्कि खुशी और इरादे से जोड़ना। और ये हमें 5वें हफ्ते पर लाता है, वित्त को स्वचालित करना, ऑटोमेट फाइनेंसेस। हमने ऑटोमेशन की बात पहले भी की है, तो इसमें क्या नया है? हाँ, ऑटोमेशन का जिक्र इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आया था, लेकिन 5वां हफ्ता इसे पूरे फाइनेंशियल लाइफ पर लागू करने की बात करता है। इसका लक्ष्य है डिसीजन फटीग को कम करना। सोचिए, हर महीने ये तय करना कि कितना बचाना है, कब बिल भरना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसमें कितनी मेंटल एनर्जी लगती है। हाँ, ऑटोमेशन का मतलब है
सैलरी आते ही सीधा पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाए, डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के जरिए। ज्यादातर बिल बिजली, पानी, फोन, क्रेडिट कार्ड, लोन EMI, ऑटो पे पर सेट हों। आपके इन्वेस्टमेंट्स, SIPs, PFP, NPS कंट्रीब्यूशन अपने आप करते रहें। इसका फायदा क्या है? बड़ा फायदा ये है कि ये अच्छी फाइनेंशियल आदतों को लगभग एफर्टलेस बना देता है। ये विल पावर पर डिपेंड रहने की बजाय एक मजबूत सिस्टम बनाने जैसा है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना आदत बन जाती है, वैसे ही पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना भी सिस्टम के जरिए आदत बन सकता है। जब आपका सिस्टम काम कर रहा होता है तो आप गलतियां कम करते हैं और अपने गोल्स की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। इससे आपकी मेंटल एनर्जी बचती है, जिसे आप ज्यादा जरूरी चीजों पर लगा सकते हैं, जैसे अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं या बस जिंदगी का आनंद कैसे लें। बिल्कुल, सिस्टम बनाना विल पावर से ज्यादा भरोसेमंद है। चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, हफ्ता 6, धन का निर्माण और बातचीत, बिल्ड वेल्थ एंड नेगोशिएट। ये किस बारे में? ये हफ्ता लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्टिवली अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करता है। अब तक हमने पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के सिस्टम बनाए। अब बात आती है कि उस सिस्टम में डालने के लिए ज्यादा पैसा कहाँ से लाएं। इसमें 2 मेन बातें हैं। एक, इनकम बढ़ाना। इसमें सबसे जरूरी है अपनी करंट जॉब में सैलरी हाइक के लिए नेगोशिएट करना सीखना, साथ ही एडिशनल इनकम सोर्स बनाना, जिसे आजकल साइड हसल कहते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस या अपने किसी स्किल को सिखाना। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है बड़े खर्चों का मैनेजमेंट। छोटी छोटी चीजों पर कटौती करने से ज्यादा जरूरी है अपने बड़े खर्चों पर, जैसे घर का किराया या होम लोन, कार लोन, इन पर समझदारी से मोल भाव करना या बेहतर डील ढूंढना। वेतन पर निगोशिएट करना या मोल भाव करना, ये तो कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, लेकिन ये फिर से बड़ी जीत वाले प्रिंसिपल से जुड़ता है। सोचिए, अगर आप अपनी सैलरी में सिर्फ 5-10% की बढ़ोतरी के लिए सक्सेसफुली नेगोशिएट कर पाते हैं, तो उसका असर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई पर पड़ेगा। ये रोज के कॉफी छोड़ने से कई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसी तरह होम लोन पर सिर्फ 0.5% कम ब्याज दर हासिल करना आपको लाखों रुपए बचा सकता है। इसलिए नेगोशिएशन स्किल एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल स्किल है, जिसे सीखना इम्पोर्टेंट है। ये छठा हफ्ता याद दिलाता है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ खर्च घटाना नहीं है, बल्कि अपनी कमाई की क्षमता को एक्टिवली बढ़ाना भी है। तो अगर हम इन 6 हफ्तों के सार को देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सुनने वालों के लिए मेन मैसेज क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक अमीर जिंदगी का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है, और इसे पाने के लिए खुद को हर खुशी से दूर रखने की जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने, बड़ी जीत पर फोकस करने और उन चीजों पर सचेत रूप से खर्च करने से मिलती है। ये अपने पैसे पर कंट्रोल पाने और इसे अपने लिए काम पर लगाने के बारे में है, ताकि आप भविष्य बनाते हुए आज का भी आनंद ले सकें। बिल्कुल, और यहाँ मानसिकता में एक गहरा बदलाव है। वो कमी और रोक टोक वाली सोच से हटकर जानबूझकर अपने फाइनेंशियल जीवन को अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन करने की ओर बढ़ना। ये तुलना करने या दूसरों जैसा बनने की बजाय अपने तरीके से एक रिच लाइफ बनाने की आजादी देता है, जो पर्सनल वैल्यूज और गोल से मैच करती हो। तो प्रैक्टिकली मेन सीख ये है कि पैसे का मैनेजमेंट एक्टिव, ऑटोमेटेड और यहाँ तक कि मजेदार भी हो सकता है। इसे बोरिंग या स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है। सही सिस्टम के साथ ये कम तनाव और ज्यादा मन की शांति ला सकता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है शायद, जिस पर वो सोचें। हाँ, बिल्कुल। विचार ये है, क्योंकि ये अप्रोच उन चीज़ों पर सोच समझकर खर्च करने पर जोर देता है जिन्हें कोई पसंद करता है। तो एक बार जब आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स, मतलब बचत, निवेश, बिल पेमेंट का ऑटोमेशन ठीक से काम करने लगें, तो वो कौन सा एक एरिया है जिसमें आप थोड़ा और खुलकर, बिना किसी गिल्ट के खर्च करना शुरू करना चाहेंगे? वो क्या चीज़ है जो आपकी अमीर जिंदगी को डिफाइन करती है और जिसे आप अब अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं? ये आपके लिए ट्रैवल हो सकता है, कोई हॉबी, परिवार के साथ समय या कुछ और। प्रैक्टिकली आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है, इस पर सोचना शायद आपको अपने असली वैल्यूज और इच्छाओं के और करीब ले आए। ये वाकई सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। अपने लिए अमीर जिंदगी के मायने क्या हैं? इसी विचार के साथ रामित सेठी के सिद्धांतों पर हमारी आज की एक गहरी बातचीत यहीं समाप्त होती है।